Hey guys, welcome back to my channel. My name is Panshul Bansal and from the last video I put on the YouTube channel, आपके लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि आप फिजिक्स कैसे सॉल्व करते थे, आपकी फिजिक्स के क्वेश्चंस की अप्रोच कैसी रहती थी। तो आज ही उसी डाउट्स को एड्रेस करने के लिए मैं वीडियो लाया हूँ। तो आज हम समझते हैं पुली और स्ट्रिंग्स का क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं। तो मेरे सामने हमारे एक क्वेश्चन बना रखा है हमने। देयर इज़ अ पुली ऊपर और उसके साथ एक M1 टंगा हुआ है एक स्ट्रिंग पे, और दूसरा पुली उस स्ट्रिंग से टंगा हुआ है जिस पे दो और मासेस M2 और M3 टंगे हुए हैं। हमने आइडियल सिचुएशन मानी है, नो फ्रिक्शन, मासलेस स्ट्रिंग्स, मासलेस पुलिस। एंड कॉन्सेप्ट इसमें बेसिकली हमारा ये यूज़ होता है कि जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, क्योंकि स्ट्रिंग हमारी इनएक्सटेंसिबल भी है इस केस में, तो जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो कांस्टेंट रहेगी। तो हमारे पास वेरिएबल्स हैं इसके अंदर, T1 जो ऊपर वाली स्ट्रिंग का टेंशन है, T2 जो नीचे वाली स्ट्रिंग की टेंशन है, A1, A2 और A3 जो M1, M2, M3 रिस्पेक्टिवली के एक्सेलरेशंस हैं। ठीक है, तो मैंने नीचे एक फ्री बॉडी डायग्राम बना रखा है हर एक का। एज यू कैन सी यहाँ पे M1 का देखें तो T1 ऊपर है, T1 ऊपर लग रहा है मैंने। और इस क्वेश्चन में हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि आप अपने हिसाब से बॉडीज़ की जो एक्सेलरेशन है वो अज्यूम कर सकते हैं। जैसे मैंने अज्यूम करा कि M1 ऊपर जा रहा है, M2 भी ऊपर जा रहा है और M3 नीचे आ रहा है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा लास्ट वाले आंसर में। अगर आपका जो डायरेक्शन है वो गलत हुई तो आपका जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो नेगेटिव में आएगा। दैट्स इट, वैल्यू सेम रहेगी, सब सही आंसर आएगा, बस वो डायरेक्शन उल्टी होने के कारण नेगेटिव में आंसर आएगा। तो मैंने अज्यूम करा है कि दिस इज गोइंग अप M1, M2 इज गोइंग अप एंड M3 इज कमिंग डाउन। सो एज यू कैन सी M1 का डायग्राम, T1 ऊपर, उसका ग्रेविटी के कारण M1g वेट नीचे एंड A1 ऊपर। जो नेट एक्सेलरेशन हमने A1 ऊपर लिख रखी है और M1, M2, M3 में 1, 2, 3 दे रखे हैं। लेट्स जस्ट अज्यूम M2 दे रखा है हमें। अब M2 में भी हमने अब यहाँ पे दूसरी स्ट्रिंग आ गई, तो इन दोनों में ये जो टेंशन है जरूरी T1, ये जरूरी नहीं T1 T2 बराबर हो, तो मैंने T2 ले ली। M2 के ऊपर लग रही है ऊपर की तरफ, देन M2 वेट नीचे लग रहा है एंड A2 उसकी नेट एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। फाइनली हमारा M3 में भी T2 ऊपर की तरफ लग रहा है, वेट उसका नीचे की तरफ और उसकी नेट एक्सेलरेशन मैंने नीचे दे रखी है। ओके, वन मोर फ्री बॉडी डायग्राम जो हमें बनाना पड़ेगा वो भी होगा इस पुली का, वो हमने इस तरह बना रखा है। एज यू कैन सी इस पे बीच में ऊपर की तरफ T1 लग रहा है एंड दो तरफ से नीचे T2 लग रहा है। तो अब हम इन्हीं डायग्राम्स के बेसिस पे हम एक बेसिक इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, तो हम बनाते हैं पहले M1 के लिए इक्वेशन। M1 के लिए हमने क्या माना था कि वो एक्सेलरेशन A ऊपर की तरफ जा रहा है। पहले आपको कोई भी पहले सबसे उससे पहले क्वेश्चन जब भी आप करें, आपके पास एक छोटा, क्योंकि इतना टाइम हमें पेपर में नहीं होता, स्मॉल FBD बनाएं, साफ साफ FBD बनाएं और उसमें देखें कैसे फोर्सेस लग रहे हैं एंड देन यू जस्ट हैव टू राइट द फोर्स इक्वेशंस। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाद में आपको सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। मेन थिंग होती है इन क्वेश्चंस में इक्वेशन बनाना, सही इक्वेशन बनाना। तो फर्स्ट है हमारे पास M1 के लिए हम लिख सकते हैं, हमने ऊपर माना है कि एक्सेलरेशन ऊपर अज्यूम करी है हमने, तो हम ले सकते हैं कि T1 फोर्स माइनस M1g इक्वल टू M1a। M1 की हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो मतलब T1 माइनस g इज इक्वल्स टू A1। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब हम आते हैं सेकंड बॉडी पे। सेकंड बॉडी में भी सिमिलर हमने माना है कि उसकी एक्सेलरेशन A2 ऊपर की तरफ है, तो अगेन T2 माइनस M2g should be equal to M2A2, that is T2 minus 2g is equals to 2A2. This is our second equation. Okay, then the third equation we come on to M3. अब हमारा M3 है वो नीचे जा रहा है नेट, तो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, तो इसलिए हम लेंगे M3g माइनस T2 इज इक्वल्स टू M3A3। दिस इज राइट।
मतलब कि 3g माइनस T2 इज इक्वल्स टू 3A3। तो ये तो हमारी मेन इक्वेशन बन गई, तीन जो हमारे मासेस से आई, 1 2 एंड 3। एक हमारी इक्वेशन आएगी इस पुली से। अब हम क्यों बोलते हैं कि पुली मासलेस है? इसलिए बोलते हैं पुली मासलेस है ताकि हम ये इक्वेशन लिख सकें, क्योंकि अगर आपको हम बताएं, क्योंकि मान लेते हैं इसकी भी एक्सेलरेशन होगी पुली की, इसकी भी एक्सेलरेशन होगी पुली की। तो लेट जस्ट से कि इसका मास मान लेते हैं अभी के लिए mp था, है नहीं, हमने आइडियल सिचुएशन मानी है। अगर होता mp तो हम इक्वेशन ये लिखते और ये मान लीजिए नेट नीचे आ रहा होता, तो 2T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू मास ऑफ पुली इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली। पर अब हमने मासलेस माना है तो ये तो क्या हो गया, ये हो गया 0। तो इसलिए 2T2 इज इक्वल्स टू T1 आ गया। अब समझ में आया आपको कि ये जो हम इक्वेशन लिखते हैं ये कहाँ से आई? अब हमारे पास एक दिक्कत आपको दिख रही होगी कि ये हमारी चौथी इक्वेशन है और 5 हमारे पास वेरिएबल है, T1 T2 A1 A2 A3। तो अब हम पांचवी इक्वेशन कहाँ से बनवाएं, क्योंकि 4 इक्वेशन से 5 वेरिएबल नहीं आ सकते। तो हमें पांचवी इक्वेशन के लिए वापस ऊपर जाना पड़ेगा। ये देखिए ये क्वेश्चन था, हमने क्या माना था। अब हमने इसमें मेन कॉन्सेप्ट हमारा अब यूज होता है फाइनली, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। ये कॉन्सेप्ट अब यूज होगा यहाँ पे। हम पहले ऊपर वाली स्ट्रिंग देख लेते हैं, ये वाली। मान लेते हैं कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कुछ टाइम के लिए, मतलब मान लीजिए 1 सेकंड गुजर गया, इसकी डिस्प्लेसमेंट x1 ऊपर हो गई और इसकी डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं हम, याद रखना ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं हम, दूर अगर मतलब ये कहीं चल रहा हो सिस्टम और हम बाहर खड़े होकर देख रहे हो बस, तो ये x2 ऊपर गया मान लीजिए एंड ये x3 नीचे आया, x3 नीचे आया। तो अब हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि कंस्ट्रेंट की इक्वेशन जिसे कहते हैं हम, जब ये m1 मास ऊपर गया x1 तो ये स्ट्रिंग x1 लूज हो गई होगी, ऐसे हम कह सकते हैं कि मतलब इसके अंदर x1 का लूजनेस आई है, x1 जितनी लूजनेस आई है। तो उस लूजनेस को कंपनसेट करने के लिए इस पुली को अगर हम x1 नीचे भेज दें तो हमारा कंपनसेट हो जाएगा, पूरा उतना ही टाइट हो जाएगी वापस स्ट्रिंग। तो क्योंकि हमारी स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पुली भी x1 नीचे गया होगा। अब उस पुली के x1 नीचे जाने के कारण जो ये सेकंड स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 2, ये स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 1 में x1 ऊपर गया तो इसको x1 नीचे आना पड़ेगा। एंड स्ट्रिंग 2 में क्या बदलाव आएगा इसके x1 नीचे आने के कारण? सोचो, इसके अंदर अब 2x1 का लूजनेस आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको नीचे लाओगे तो एक लेफ्ट साइड से भी x1 लूज होगा और राइट साइड से भी x1 लूज हो रहा है स्ट्रिंग, तो इसके अंदर लूजनेस कितनी आई? 2x1। बट वहां पे खेल खत्म नहीं होता। अब ये m2 मास भी तो ऊपर जा रहा है। जब ये m2 मास ऊपर जा रहा है तो x2 लूजनेस भी तो आ रही है सेकंड स्ट्रिंग में। तो जब हम सेकंड स्ट्रिंग में देखते हैं, सेकंड स्ट्रिंग इसमें m1 मास के कारण 2x1 लूजनेस आई एंड m2 के कारण x2 लूजनेस आई। अब बाकी किसी को तो इस स्ट्रिंग को टाइट करना पड़ेगा क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। मैं हमेशा ऐसे ही सोचता था कि किसी को अब इसको टाइट करना पड़ेगा जो लूजनेस आई है, तो वो हमारा x3 कर रहा है। तो m3 के कारण x3 टाइटनेस आई। तो अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट है तो लूजनेस शुड बी इक्वल टू टाइटनेस। दैट मीन्स हमारी इक्वेशन बनती है 2x1 प्लस x2 इक्वल टू x3। पर अभी भी ये तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आई, अब कुछ नहीं करना। अगर आप इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो पहले अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो 2v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू v3, और एक और बार डिफरेंशिएट कर दो तो 2a1 प्लस a2 इज इक्वल्स टू a3। तो ये हमारी बन गई 5th इक्वेशन।
यही सबसे मेन इक्वेशन होती है, यहीं पे सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं कि मैं ये इक्वेशन कैसे बनाऊँ। तो अब हमारी 1 2 3 4 5 इक्वेशंस बन चुकी हैं। तो जब आप उन 5 इक्वेशंस को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर्स आएंगे। फर्स्ट हमारा A1 का आंसर आएगा, जस्ट अ सेकेंड, A1 का आंसर आएगा हमारा 19g/29। A2 आएगा हमारा -17g/29 एंड A3 आएगा हमारा 21g/29। वो आप थिंक यहाँ पे नोटिस करेंगे एक चीज़ कि ये 17, ये जो सेकंड आंसर है ये हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो इस नेगेटिव का ये सिंपल सा इतना मतलब है कि हमारी जो अजम्पशन थी कि जो M2 हमारा ऊपर जा रहा है वो गलत है। तो बस इतना सा डिफरेंस है कि हमने जो अजम्पशन ली थी कि M2 ऊपर M2 मास ऊपर जा रहा है वो गलत है, कि M2 एक सेकेंड, M2 is moving डाउनवर्ड। सिग्निफिकेंस है ये नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस है, क्योंकि हमने क्या लिया था कि पॉजिटिव हुआ मतलब तो ऊपर जा रहा होगा, पर ये नीचे आ रहा है। बाकी ये हमने सही असम्पशन करा और ये हमने सही असम्पशन करा, तभी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन डन होता है। तो अब हम एक क्वेश्चन पे आते हैं। आपके सामने आप एक देख सकते हैं क्वेश्चन लाया हूँ मैं, प्रॉब्लम 1.75। इसमें दे रखा है कि ये सिचुएशन है, एक बॉल 1 टंगा हुआ है एक पुली से, जो एक और पुली से टंगा हुआ है, और उस पुली के क्रॉस हमने एक रॉड लगा रखी है। रॉड वेट वाली रॉड है, कीप इन माइंड। रॉड का वेट M2 है, बॉल का मैंने M1 ले लिया, और ये ऊपर दे रखा है यहाँ पे कि ईटा इक्वल टू 1.8 टाइम्स एज दैट ऑफ द रॉड 2। तो मतलब इसमें दे रखा है मास ऑफ द बॉल इज 1.8 टाइम्स दैट ऑफ द मास ऑफ M2 द रॉड, और लेंथ ऑफ द रॉड 1 मीटर दे रखा है हमें। तो अब हम इसमें इक्वेशन बनाएंगे वही सिंपल जो हमने बेसिक पढ़ा है। यहाँ पे ऊपर लग रहा है T1 फोर्स, टेंशन T1, इस पुली पे भी ऊपर T1 टेंशन लग रहा होगा, इस पे नीचे लग रहा है इसका वेट M1g। ठीक है, और इस रॉड मान लेते हैं हम, इस वाली जो स्ट्रिंग है इसके अंदर टेंशन T2 है, तो इस रॉड पे भी T2 टेंशन ऊपर लग रहा होगा और इसका वेट M2g नीचे लग रहा होगा। तो हम इक्वेशन बनाते हैं पहले मास के लिए। तो हमारी मास की, लेट्स जस्ट से कि ये मास हमारा ऊपर जा रहा है A1 से, और ये जो रॉड है ये नीचे आ रही है। ठीक है, हमारे पास वेरिएबल्स क्या हैं, पहले वेरिएबल्स देख लो क्या क्या है हमारे पास। वेरिएबल्स है हमारे पास A1, A2, T1, T2, एंड हमें से पूछा गया है कि हाउ सून विल द बॉल बी अपोजिट द अपर एंड ऑफ द रॉड। तो जब ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, तो ये पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो हमारे पास 4 वेरिएबल हैं, हमें 4 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। तो पहली इक्वेशन हम M1 से ही बना सकते हैं कि T1 माइनस M1g शुड बी इक्वल टू M1 A1। ओके, और क्योंकि M1 इक्वल टू 1.8 M2 दे रखा है हमें, तो लेट जस्ट राइट इट एज T1 माइनस 1.8 M2 g शुड बी इक्वल टू 1.8 M2 A1। यहाँ पे ये 1 है। एंड हम बनाते हैं रॉड के लिए इक्वेशन। रॉड जा रही है हमारी नीचे A2 एक्सेलरेशन से तो हमारा बनेगा M2g माइनस T2 शुड बी इक्वल टू M2 A2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ऊपर वाली, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। एक और इक्वेशन हम बनाएंगे ये पुली को देखते हुए, क्योंकि बोला गया है पुली मासलेस है। तो वही अगेन T1 इज इक्वल्स टू 2T2।
क्योंकि जब हम पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ऊपर T1 और दोनों आर्म से नीचे T2 लग रहा होगा, T2। तो फिर अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन हमारी तीसरी इक्वेशन हो गई। वी जस्ट नीड वन मोर इक्वेशन, और वो लास्ट इक्वेशन होती है कंस्ट्रेंट की इक्वेशन जो हमने ऊपर बनाई थी। जब ये मास L ऊपर जा रहा होगा A1 से, तो किसी टाइम में ये मान लो X1 ढीला हुआ, तो ये नीचे जाएगा पुली X1, और वो पुली के नीचे आने के कारण इसके अंदर 2x1 लूजनेस आएगी, क्योंकि दोनों तरफ से लूज होगा x1, और उतनी को ही कंपनसेट करने के लिए रॉड A2 नीचे जा रही है, मतलब X2 नीचे जा रही है। तो इसलिए 2 टाइम्स x1 शुड बी इक्वल टू x2। ये डिस्प्लेसमेंट वाली है, इसी को आप 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स A1 इज इक्वल्स टू A2। ये हमारी 4th इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारी बन गई हमारी 4 इक्वेशंस जो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए। तो जब आप इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा A1 इक्वल टू G अपॉन 29, A2 इक्वल टू 2G अपॉन 29। ठीक है, तो अब ये हमारी एक्सेलरेशन आ गई। अब इसने पूछा था फाइनली क्वेश्चन ने कि ये ऊपर कब तक पहुंचेगा, ये इस पॉइंट से लेके टॉप ऑफ द रॉड यहाँ तक कब तक पहुंचेगा, ये कितना टाइम लगेगा इसको पहुंचने में। तो अब हम इसमें रिलेटिव एक्सेलरेशन यूज़ करनी पड़ेगी। क्यों, ये मास भी ऊपर जा रहा है A1 से, ये मास भी नीचे आ रहा है A2 से। तो अगर हम रॉड के रिस्पेक्ट में देखें तो रॉड के रिस्पेक्ट में तो जो मास की एक्सेलरेशन है वो तो A1 प्लस A2 हो जाएगी। A1 ऑलरेडी ऊपर जा रहा था और ये A2 से नीचे आ रहा था, तो जो रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज A1 प्लस A2 इन दिस केस। मतलब कि एक्सेलरेशन जो रिलेटिव आई विच इज इक्वल्स टू 3G अपॉन 29। ठीक है, बस फाइनल हम पड़ाव पे है क्वेश्चन को सॉल्व करने के, कि जो डिस्टेंस है वो हमारा L ट्रांसफर्स करना है इसको, जो कि 1 मीटर है, और ये जो कि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये बोल रहा है कि हमने इसको छोड़ दिया, मतलब जब ये सिस्टम मूव करना शुरू करेगा तो कितना टाइम लगेगा, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम 0 लेंगे, तो हाफ इंटू A रिलेटिव इंटू T स्क्वायर, यही होती है इक्वेशन। तो हमारे पास आ गया T इज इक्वल्स टू रूट 2 अपॉन 3G बाय 29 विच इज इक्वल्स टू रूट 58 अपॉन 3G। बिल्कुल आंसर आ गया आपका, यही आंसर है। इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो ये आपका आंसर आएगा अराउंड 1.4 सेकेंड्स, और यही आंसर है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, चाहे आपको मुश्किल से मुश्किल, अच्छा आपको लग रहा हो ये कहाँ का क्वेश्चन है, था ना इजी था ना क्वेश्चन, पहले बोला हाँ ठीक है इजी था, ये था इरोडो का क्वेश्चन था ये, और तुम बोलते हो कि इरोडो बहुत मुश्किल है, तुम बोलते हो इरोडो बहुत मुश्किल है। भाई कुछ मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो बस अपने, कुछ मुश्किल नहीं है, इरोडो का भी कर दोगे, एडवांस के भी क्वेश्चन करने के लायक हो, बस अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। तो विद दैट आई एंड टुडेज वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड एनी सजेशंस प्लीज शेयर देम इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वाचिंग।